नमस्कार साथियों, आपका राजश्री एजुकेशन हब में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास की। तो मेवाड़ के इतिहास की अपन चर्चा करेंगे। तो मेवाड़ पे किसने शासन किया था? गोइलों ने शासन किया था। और यहाँ पे जो गोइल वंश का जो नामकरण है ना, गोइल वंश जिसे अपन कहते हैं, तो गोइल वंश का नामकरण यहाँ के प्रतापी शासक थे, राजा गोइल थे, उनके आधार पर ही इस वंश का नाम गोइल वंश पड़ा था। क्या नाम पड़ा था दोस्तों? गोइल वंश पड़ा था। गोइल वंश की यही बाद में जो वंश है, गोइल वंश ही बाद में जाके गहलोत कहलाया था। इस वंश के उत्पत्ति और स्थान के बारे में कई मत प्रचलित है, जिसमें गोइल वंश के बारे में जो अब्दुल फजल है, कौन इतिहासकार जो अब्दुल फजल है, वो बताते हैं कि ईरान के बादशाह नौशेरवा, यानी अब्दुल फजल के अनुसार ईरान के बादशाह नौशेरवा के ये वंशज थे। किनके वंशज थे? नौशेरवा के। कि ये बात किसने कही थी? अबुल फजल ने। और कर्नल जेम्स टोड, इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये बताते हैं, इनका संबंध, गोइल वंश का संबंध बताते हैं वल्लभी के शासक वंश से। किसके? वल्लभी के शासक वंश से संबंध कौन बताते हैं? कर्नल जेम्स टोड। इतिहासकार डॉक्टर D.R. भंडारकर, कौन? इतिहासकार डॉक्टर D.R. भंडारकर बताते हैं कि आहड़ सभ्यता के अंदर एक लेख मिला था। आहड़ सभ्यता के अंदर एक लेख मिला था, उसके आधार पर ये बताते हैं कि ये ब्राह्मण थे। डॉक्टर D.R. भंडारकर क्या बताते हैं कि ये ब्राह्मण थे। किनको? गोइलों को। कुंभलगढ़ प्रस्थिति तथा एक लिंगी महात्म्य, मतलब जो कुंभलगढ़ के अंदर जो प्रस्थिति मिली थी और एक लिंगी, यानी एक लिंगी का मंदिर बप्पा राहुल ने बसाया था वहाँ पे नागदा में। तो उस एक लिंगी महात्म्य के आधार पर ये बताते हैं कि इनका जो संबंध है, किनका? गोइलों का जो संबंध है, किनका? गोइलों का जो संबंध है वो किससे है? आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से। किससे? आनंदपुर के ब्राह्मण जो वंश था उससे इसका संबंध है। किसका संबंध? गोहिल वंश का। बात करते हैं कि नैणसी व गोपीनाथ शर्मा, नैणसी और गोपीनाथ शर्मा भी ब्राह्मण मत से सहमत थे। मतलब उनका भी मानना था कि ये जो गोइल वंश है ये ब्राह्मण ही थे, यानी कि वो भी इस मत को स्वीकार करते हैं। नैन्सी कर्नल टोड ने गोइलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया। जो नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड था उसने गोइलों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? 24 शाखाओं का वर्णन किया, जिनमें से जो प्रसिद्ध थी वो थी, एक तो कल्याणपुर प्रसिद्ध थी, एक वागड़ प्रसिद्ध थी, एक चाटसू, जिसे चाकसू को कहते हैं, चाकसू को ही चाटसू कहते हैं, दौड़, वो काटियावाड़ के गोहिल अधिक प्रसिद्ध थे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। अब मेवाड़ के इतिहास मतलब मेवाड़ पे शासन किया। मेवाड़ पे किसने शासन किया? गोइलों ने। यानी मेवाड़ पे किसने शासन किया? गोइलों ने। और जो अबुल फजल है, अबुल फजल के अनुसार उसका मानना है कि ईरान के जो बादशाह थे, ईरान के बादशाह थे नौशेरवा। कौन? नौशेरवा का वंशज मानते हैं इनको। कर्नल जेम्स टोड इनका संबंध वल्लभी के शासक वंश से बताता है, यानी कि जो कर्नल जेम्स टोड है वो बताते हैं कि ये जो गोइल हैं वो वल्लभी के शासक वंश से इनका संबंध है। डॉक्टर ये D.R. भंडारकर आहड़ लेख के आधार पर ये बताते हैं कि ये आनंदपुर के, मतलब ये ब्राह्मण थे। कुंभलगढ़ प्रस्थिति तथा एक लिंगी जी महात्म्य, क्या? कुंभलगढ़ प्रस्थिति तथा एक लिंगी महात्म्य के में बताते हैं कि ये आनंदपुर के ब्राह्मण वंशज से इनका संबंध था। नैणसी और गोपीनाथ शर्मा भी इस मत को स्वीकार करते हैं कि ये आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से ही इनका संबंध है। तो मतलब ये ध्यान रखना कि देखो दोस्तों, ये एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है।
मतलब ये जो है ना नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा तो इस मत से सहमत हुए हैं, मगर ये किसने माना था कि ये आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से इनका संबंध था, ये किसने माना था? ये इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? एक तो कुंभलगढ़ प्रस्ति जो मिली थी, और एक लिंगी महात्म्य के अंदर ये लिखा हुआ मिला है कि आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से इसका संबंध है। और इसी बात को ये नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा भी ब्राह्मण मत से सहमत है। मतलब ये जो बात थी, यानी कि आनंदपुर के ब्राह्मण से गुहिल वंश का जो संबंध है, इस बात को नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा भी इस मत को स्वीकार करते हैं कि गुहिल ब्राह्मण थे। नैन्सी व कर्नल टोड, कौन? नैन्सी और कर्नल टोड ने गुहिलों की कितनी शाखाओं का दोस्तों? 24 शाखाओं का वर्णन किया। कितनी शाखाओं का वर्णन किया? 24 शाखाओं का वर्णन किया, जिनमें जो प्रमुख यानी कि जो प्रमुख थी यानी प्रसिद्ध थी वो कौन कौन सी थी? कल्याणपुर, वागड़, 400, दौड़ वो काटियावाड़। यानी कि जो 24 शाखाएं थी, उन 24 शाखाओं में जो अधिक प्रसिद्ध थे, यानी कि जो अधिक जिनको प्रसिद्धि मिली, जो अधिक बलशाली, ताकतवर या जिनका अच्छा दबदबा था, वो कौन कौन सी शाखा थी? एक तो कल्याणपुर की शाखा, एक वागड़ की शाखा, एक 400 की शाखा, एक दौड़ की शाखा व काटियावाड़ की शाखा। ध्यान रखना कि डॉक्टर जो ओझा थे, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 566 ईस्वी के लगभग, कब? 566 ईस्वी के लगभग, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार लगभग 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। किसने शासन स्थापित किया था? गुहिल ने। कब किया था? 566 ईस्वी के लगभग। ये बात कौन कह रहा है? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा बताते हैं ये बात। गुहिल के बाद, मतलब अगर अपन बात करें कि अगर गुहिल के बाद में यहाँ का मेवाड़ का जो प्रतापी शासक कौन हुआ, तो वो थे बप्पा राहुल। यानी कि पहले शुरुआत, मतलब यहाँ मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गुहिल ने की थी। और ओझा भी ये मानते हैं कि 566 के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। और उसके बाद में अगर कोई जो मेवाड़ का प्रतापी शासक हुआ गुहिल के बाद में, बीच में शासक तो बहुत भी और भी हुए हैं, लेकिन प्रतापी शासक कौन हुए थे? बप्पा राहुल। कौन थे? बप्पा राहुल। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूं। दोस्तों बात करते हैं अपन बप्पा राहुल की। अपन ने देखा था अभी गुहिल, तो यहाँ बात करते हैं अपन बप्पा राहुल की। बप्पा राहुल कौन? बप्पा राहुल। बप्पा राहुल का जो शासनकाल था वो 734 से 753 रहा। मतलब ये जो यहाँ पे जो अपन लिखते हैं ना, अब बहुत से लोग क्या है, बहुत से लड़के ये समझते हैं कि जो बप्पा राहुल का जन्म होगा ये 734 में और इसमें इसकी मृत्यु हुई होगी, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि ये कितने साल हुए हैं? 34 में 6 है और उधर 10, यानी कि इतने साल रहा है कि वो तो शासन कहाँ से करेगा? मतलब ये जो टाइम पीरियड होता है ना, जो हमेशा कोई भी शासक के सामने जो अपन लिखते हैं, जो ये सन लिखते हैं, ये उसके जन्म से और उसकी मृत्यु से कोई संबंध नहीं होता है। ये उसका संबंध होता है उसके शासन से। किससे होता है? उसके शासन से इसका संबंध होता है। कि ये जैसे बप्पा राहुल थे, उन्होंने जो शासन किया वो 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक शासन किया था इन्होंने। ऐसा मानते हैं कि बप्पा जो राहुल है ना, इनको कर्नल जेम्स टोड है ना, वो मानते हैं। टोड के अनुसार
टोड के अनुसार एक हारित नाम के ऋषि थे। किस नाम के ऋषि थे? हारित नाम के ऋषि। उनका ये मानना था कि इनकी आशीर्वाद से, किनके आशीर्वाद से? हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा राहुल को मतलब ये राज्य की प्राप्ति हुई थी। कौन बताते हैं? ये कर्नल जेम्स टोड बताते हैं कि हारित जो ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा राहुल को किसकी प्राप्ति हुई थी? राज्य की। चलो इसको मैं साफ कर देता हूँ, थोड़ा अपन कर्म से चलते हैं। ये तो मैंने एक चीज़ बताई है आपको। कुंभलगढ़ प्रस्ती 1466 बप्पा राहुल को विप्र बताती है। कुंभलगढ़ जो प्रस्ती है, प्रस्ती है 1466, वो बताती है बप्पा को क्या बताती है? बप्पा को विप्र बताती है। क्या बताती है? बप्पा को विप्र बताती है। इसी आधार पर, मतलब जो कुंभलगढ़ प्रस्ती है 1466, वो क्या बताती है? बप्पा को विप्र बताती है। क्या बताती है? विप्र। इसी को आधार मानकर, किसको? एक तो इसी को आधार मानकर D.R. भंडारकर ने D.R. भंडारकर ने इनको, गोहिलों को क्या माना? ब्राह्मण माना। मतलब बप्पा राहुल का शासनकाल कितना था? 734 से 753, ठीक है। और कुंभलगढ़ प्रस्ती 1466 ईस्वी के द्वारा बप्पा राहुल को क्या माना? विप्र। यानी कुंभलगढ़ प्रस्ती में बप्पा राहुल को क्या माना? विप्र। और उसी के आधार पर डॉक्टर D.R. भंडारकर ने बप्पा राहुल को क्या माना? ब्राह्मण माना। क्या माना? ब्राह्मण माना। रशिया की छत्री का लेख, रशिया की छत्री का लेख चित्तौड़गढ़, रशिया की छत्री का लेख चित्तौड़गढ़ है ये, और रणकपुर प्रस्ती, ये कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ प्लस एक रणकपुर प्रस्ती। रणकपुर प्रस्ती। क्या? रणकपुर प्रस्ती में बप्पा को गोहिल का पिता बताया जाता है। मैं बप्पा को गोहिल का पिता बताया जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात क्या है कि अभी अपन ने पढ़ा था कि गोहिल वंश के संस्थापक कौन थे, यानी कि आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन थे? गोहिल ही थे, और उन्हीं के आधार पर इस वंश का नाम गोहिल पड़ा। और अब इधर अपन पढ़ रहे हैं कि एक तो रशिया की छत्री का लेख जो चित्तौड़गढ़ में है, एक रणकपुर प्रस्ती है, उसमें बप्पा को गोहिल का पिता माना। लेकिन ये सत्य नहीं है, माना है, लेकिन इतिहासकारों ने इसको सही नहीं माना कि बप्पा गोहिल के पिता कैसे हो सकते हैं। गोहिल के पिता कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जब संस्थापक कौन थे? गोहिल। और उनके बाद में उनका शासन अपन ने कितना माना था? 566। भाई उनका जो शासनकाल जो लगभग माना था, वो डॉक्टर ओझा के अनुसार 566 ईस्वी के लगभग माना था ना। और उसके बाद में कोई प्रतापी शासक कौन हुआ था? बप्पा राहुल। मगर यहाँ देखो, इतिहास में ये चीज़ें, मतलब अपन कहें ना कि एक फिक्स जिनका प्रमाण हो या एकदम सही हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सी जगह इतिहास में गलत भी लिखा हुआ है।
तो यहाँ रशिया की छतरी का लेख यानी चित्तौड़गढ़। देखो ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में कि वो कौन सा लेख और कौन सी प्रस्ती है जिसके अंदर गुहिल बप्पा को गुहिल का पिता माना। मैं इसलिए मैंने ये लाइन लिखी लेती, जरूरी नहीं लिखना, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए जरूरी है कि इस देखो अपने हर चीज को क्रम से पढ़ रहे हैं, लेकिन मात्र रशिया की छतरी और एक कुंभलगढ़ ये सॉरी रणकपुर प्रस्ती में क्या माना, बप्पा को क्या माना, गुहिल का क्या माना, पिता माना। ठीक है, गुहिल का पिता माना। बप्पा ने हिंदुजा सूरज की उपाधि धारण की। जो बप्पा थे, बप्पा राहुल ने, किसने, बप्पा राहुल ने, बप्पा राहुल ने हिंदुजा सूरज की उपाधि धारण की। देखो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो बप्पा राहुल थे उन्होंने ही सर्वप्रथम किसकी उपाधि धारण की थी, हिंदुआ सूरज की। किसकी, हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी बप्पा राहुल ने। इसीलिए यहाँ के जो जितने भी शासक हुए वो अपने आप के जो उपाधि लगाते थे वो हिंदुआ सूरज की ही उपाधि लगाते थे, इसीलिए वो हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण करते थे। जितने भी आप शासक उठा के देख लो मेवाड़ में, जितने भी वो सब अपने आप को हिंदुआ सूरज मानते हैं। तो वो क्यों मानते हैं, क्योंकि जो बप्पा राहुल थे उन्होंने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी, इसी कारण से वो लोग हिंदुआ सूरज की उपाधि लगाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नैन्सी व कर्नल टोड ने हारत ऋषि की कृपा से बप्पा के राज्य की प्राप्ति। तो मेन चीज क्या है, जो नैन्सी व एक तो कौन, नैन्सी व कर्नल टोड, कर्नल टोड के अनुसार हारित ऋषि की कृपा से बप्पा को क्या मिला, राज सिंहासन। अब देखो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। कुंभलगढ़ प्रस्ती, कुंभलगढ़ प्रस्ती 1466 ईस्वी में बप्पा को क्या माना, विप्र माना। D.R. भंडारकर ने इसी को आधार मानकर इनको क्या माना, ब्राह्मण माना। रशिया की छतरी, किस कौन सी, रशिया की छतरी और रणकपुर प्रस्ती में बप्पा को क्या माना, पिता माना। किसका, गोहिल का। दोस्तों ये भी अजीबोगरीब है हिस्ट्री, कुछ भी मिल जाता है। तो यहाँ पे जो पोता था ये पड़पोता है बप्पा। बहुत सी जगह ऐसा भी मानते हैं कि ये जो गोहिल और बप्पा दोनों एक ही हैं, बहुत सी किताबों में ऐसा भी मिलता है। लेकिन ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये ऑथेंटिक सोर्स से दे रहा हूँ, और ये जो मैं बता रहा हूँ एकदम फैक्ट है। तो इसमें क्या माना, बप्पा को पिता माना गोहिल का। बप्पा राहुल ने ही किसकी उपाधि धारण की थी, हिंदुआ सूरज की। और इसी कारण यहाँ के जो शासक हैं, यहाँ के शासक कहाँ के, गोहिल वंश के जो शासक हैं वो अपने आप को हिंदुआ सूरज मानते थे। और नैन्सी और कर्नल टोड के अनुसार वो क्या मानते हैं, नैन्सी और कर्नल टोड की हारित ऋषि की कृपा से बप्पा राहुल को राज्य सिंहासन मिला। कहाँ का, मेवाड़ का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये बप्पा राहुल है ना, इन्होंने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। बप्पा राहुल ने कहाँ आक्रमण किया, चित्तौड़ पर। उस टाइम पे वहां के शासक कौन थे, मानमोरी। यानी कि जब बप्पा राहुल ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था तब वहां के शासक कौन थे,
मानमोरी। तो बप्पा ने मानमोरी को परास्त कर और चित्तौड़ पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब मैं कहूँ, या आप अगर आप मेरे से पूछें कि चलो इन्होंने चित्तौड़ पे आक्रमण कर लिया, चित्तौड़ पे आक्रमण किया, वहाँ के शासक मानमोरी को हरा के चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन प्रूफ क्या है, सबूत क्या है, किस आधार पे आप बोल रहे हो? तो जो राजप्रस्थिति है, कौन सी राजप्रस्थिति 734 ईस्वी की है राजप्रस्थिति। कब की? 734 ईस्वी की है राजप्रस्थिति। उसमें बताया गया है कि राजप्रस्थिति के अनुसार बप्पा राहुल ने चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। भाई बप्पा राहुल ने अधिकार कर लिया था ना इस पे, चित्तौड़ पे। जो बप्पा राहुल थे, बात करते हैं अपन थोड़ा आगे। जो बप्पा राहुल थे, बप्पा राहुल की जो राजधानी थी, बप्पा राहुल की राजधानी क्या थी? नागदा। कौन सी राजधानी थी? नागदा। भाई बप्पा राहुल की राजधानी का नाम क्या था? नागदा। और ये ध्यान रखना कि इनकी राजधानी का नाम नागदा था, मगर बप्पा राहुल की जो मृत्यु हुई थी ना, क्या मृत्यु, वो कहाँ हुई थी? नागदा में ही हुई थी। बप्पा राहुल की जो मृत्यु कहाँ हुई थी? नागदा में ही बप्पा राहुल की मृत्यु हुई थी। और इनका जो समाधि है नागदा में ही, इनकी जो, भाई देखो इनकी मृत्यु कहाँ हुई? नागदा में। तो इनका जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल, वो भी नागदा में ही है। और इनके जो समाधि स्थल को क्या कहते हैं? बप्पा राहुल का मंदिर। देखो मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि आपको यही याद हो जाए, तो मैं इनको तोड़ तोड़ के बता रहा हूं आपको, ना ज़्यादा मैं बकवास कर रहा हूं, नहीं ज़्यादा इनकी कहानियां बता रहा हूं, मैं सीधा फैक्ट बता रहा हूं आपको, ताकि आपके सीधा समझ में आए। देखो है ना, तो मैंने आपको देखो कितने आसान भाषाओं में समझाया कि जो बप्पा राहुल थे उन्होंने चित्तौड़ पे आक्रमण किया, तो उस टाइम पे चित्तौड़ के शासक कौन थे? मानमोरी। और तो इसको हराकर अधिकार किसने कर लिया? बप्पा राहुल ने। और इस बात की जानकारी हमें मिलती है राजप्रस्थिति से। राजप्रस्थिति कब की थी? 734 ईस्वी की। अब बात करते हैं कि बप्पा राहुल की राजधानी का नाम क्या था? नागदा। और जब बप्पा राहुल की राजधानी, देखो मैं लास्ट में बता सकता था कि बप्पा राहुल की मृत्यु तब हुई, लेकिन नहीं, यहाँ बात करने पर राजधानी की, तो राजधानी की बात आ गई नागदा। तो नागदा के साथ ही में इन्हें ये चीज़ आपको बताई है कि बप्पा राहुल की जो मृत्यु हुई है ना, वो भी नागदा में हुई। और नागदा में इनका समाधि स्थल होने के कारण उस समाधि स्थल को बप्पा राहुल का मंदिर कहा गया। चलो मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ ताकि अपन आगे बढ़ सके। मैं चाहता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका एकदम कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल स्पष्ट, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो किसी भी प्रकार की, आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए। देखो क्या है कि अपन ने अभी बात की थी कि बप्पा ने की राजधानी नागदा थी, लेकिन बप्पा राहुल ने, किसने? बप्पा राहुल ने, पूरा नाम लिख देता हूं चलो समझने के हिसाब से अच्छा रहता है। बप्पा राहुल ने कहां पे? कैलाशपुरी। कहां पे? कैलाशपुरी में क्या किया? बप्पा राहुल ने कैलाशपुरी में क्या किया? एक लिंगी लव कुलिस मंदिर का निर्माण करवाया। ये एक लिंग जो
अपन पहले पढ़े थे ना एक लिंगी महात्म्य, वो इसी मंदिर का है। यानी कि एक लिंगी लव कुलिस मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। क्या करवाया? निर्माण करवाया। किसने करवाया? बप्पा राहुल ने। किस चीज का निर्माण करवाया? एक लिंगी लव कुलिस मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? कैलाशपुरी में। ठीक है। और इस एक लिंग जी को ही, एक लिंग जी का मंदिर बनाया, तो इन्हीं एक लिंग जी को ही गुइल वंश के कुल देवता के रूप में जाना जाता है। अब ध्यान रखना कि गुहिलों के कुल देवता कौन थे? एक लिंग जी। और एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा राहुल ने। कहाँ करवाया? कैलाशपुरी में। कंसेप्ट क्लियर है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो बप्पा राहुल थे उनका एक सिक्का मिला था दोस्तों। क्या मिला था? जो बप्पा राहुल था उनका एक सिक्का मिला। सिक्का किसका था? सोने का। एक सिक्का मिला इनका, वो सोने का था, और उसका जो वजन था वो 115 ग्रेन था। क्या था? 115 ग्रेन था। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं भाई, सीधा सिक्का मिला है। 115 ग्रेन का मिला है, किसका था? सोने का। इसमें क्या समझाना? गौरी शंकर हीरा चौदह के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। जो इतिहासकार अपन बात कर रहे थे कि जो गौरी शंकर हीराचंद जो ओझा हैं, डॉक्टर गौरी शंकर मतलब डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका अपन पढ़ रहे हैं, देखो बप्पा राहुल पढ़ रहे हैं, नाम मिट गया मेरे इससे। बप्पा राहुल पढ़ रहे हैं ना? तो देखो क्या है कि जो डॉक्टर गौरी शंकर हीरा चंद ओझा के अनुसार, किसके अनुसार? ओझा के अनुसार इनका जो नाम है, किनका? बप्पा राहुल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। क्या नाम था? कालभोज नाम था इनका। ये जो है बप्पा कालभोज, इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम, किनका वास्तविक नाम? बप्पा राहुल का वास्तविक नाम था। और ये जो बप्पा जो चीज है, यानी बप्पा, वो बप्पा जो नाम अपन दे रहे हैं, वो बप्पा क्या थी? उपाधि। देखो मैं आपको एक बार बता दूं कि बप्पा राहुल ने कहाँ? कैलाशपुरी में एक लिंगी के मंदिर का निर्माण करवाया। और ये एक लिंग जी जो थे वही गुहिल वंश के कुल देवता के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करते हैं अपन की, जो इनका एक सिक्का मिला, सोने का सिक्का मिला, जिसका जो वजन था वो 115 ग्रेन था। और ये जो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये मानते हैं कि जो बप्पा राहुल थे उनका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। क्या नाम था वास्तविक? कालभोज। और जो बप्पा जो लगा हुआ है, यानी बप्पा जो है वो एक उपाधि का नाम था। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पानी पी लो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वीर विनोद एक रचना है। वीर विनोद क्या है? रचना। रचना मतलब बुक्स। किसने लिखी थी? कवि श्यामल दास ने। हाँ,
कवि श्यामल दास ने। इन्होंने भी यही कहा है कि जो बप्पा है वह बप्पा उपाधि है। इनका भी यही मानना है कि बप्पा है एक उपाधि है। तो ये ध्यान रखना कि ये रचना पूछ ली जाती है, रचना ही पूछ ली जाती है। हालांकि ये कवि श्यामल दास का बारे में नहीं पूछेंगे कि कवि श्यामल दास ने मतलब इनको इसको बप्पा को उपाधि माना क्या नहीं माना, क्योंकि ज़्यादा वो अगर पूछेंगे तो आपको जवाब देना है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्यों? क्योंकि वो इतिहासकार है, ये कवि है, कवि की एक कल्पना होती है बाकी। लेकिन ये ध्यान रखना कि इनकी रचना का क्या नाम है, ये पूछ सकते हैं। इनकी रचना का क्या नाम है? इनकी रचना का नाम है वीर विनोद। किनकी रचना का नाम है? कवि श्यामल दास की। और इन्होंने भी क्या माना कि बप्पा एक उपाधि है। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं अपन कि बप्पा क्या है? एक उपाधि। किसने माना था? कवि श्यामल दास ने। और इनकी रचना का नाम क्या है? वीर विनोद। ऐसा माना जाता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ एक धारणा है कि जो चित्तौड़ का जो शासक था, अपन ने अभी देखा था चित्तौड़ का जो शासक था, चित्तौड़ का शासक क्या नाम था उसका? मानमोरी। क्या नाम था उसका? मानमोरी। ऐसा मानना है कि जब चित्तौड़ के जो शासक था मानमोरी, उसकी सेवा में, मानमोरी की सेवा में कौन थे? बप्पा राउल। कौन थे? बप्पा राउल या कालबोज। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये किसकी सेवा में थे? मानमोरी के में। जब बाहरी आक्रमण जब क्या बाहरी आक्रमण हुआ, यानी कि विदेशी सेना का हमला हुआ किस पे? चित्तौड़ पे। तो जब बाहरी आक्रमण हुआ यानी चित्तौड़ पे विदेशी सेना का क्या हुआ? आक्रमण। किसका हुआ? विदेशी सेना का क्या हुआ? आक्रमण। जब विदेशी सेना का आक्रमण हुआ उस वक्त चित्तौड़ के अंदर किसी ने भी उनकी चुनौती स्वीकार नहीं की, विदेशी सेना की। ना मानमोरी ने की, ना किसी ने की। केवल बप्पा राउल जो थे, कौन? बप्पा राउल ने ही उनकी चुनौती को क्या किया? चुनौती को स्वीकार किया। क्या किया? चुनौती को स्वीकार किया। किसकी चुनौती को? विदेशी सेना की चुनौती को क्या किया? स्वीकार भी किया और उनको हराया भी। स्वीकार भी किया, हराया भी, और उनको यहाँ से मेवाड़ से, वो चित्तौड़ से बाहर खदेड़ दिया, बाहर खदेड़ दिया। ऐसी मान्यता है। इसी कारण मतलब मेवाड़ से ही नहीं, मतलब यहाँ खदेड़ दिया, लेकिन उनको चित्तौड़ से नहीं सिंध तक खदेड़ दिया। किसने? बप्पा राउल ने। इसीलिए इतिहासकार सीवी वैद्य, इसी कारण इतिहासकार सीवी वैद्य, कौन? सीवी वैद्य। इनको क्या मानते हैं? बप्पा राउल को ये मानते हैं, इसकी जो तुलना करते हैं ना चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। किससे करते हैं? ये पेन सही नहीं चल रहा। किससे करते हैं? चार्ल्स किससे करते हैं? चार्ल्स मार्टेल से करते हैं, जो फ्रांसीसी सेना का क्या था? सेनापति। मतलब क्या है कि ऐसी मान्यता है कि जब चित्तौड़ पे विदेशी सेना ने आक्रमण किया, उस वक्त वहाँ के शासक मानमोरी ने उसकी चुनौती स्वीकार नहीं की थी, विदेशी सेना की चुनौती स्वीकार नहीं की थी। केवल बप्पा राउल ही वो शख्स थे जिन्होंने उनकी चुनौती को स्वीकार किया, और स्वीकार भी किया, साथ में उनको हराया भी सही, और उनको
चित्तौड़ ही नहीं, उनको सिंध तक खदेड़ दिया। कहाँ तक? सिंध तक उनको खदेड़ दिया। अब फिर सिंध तक खदेड़ने के बाद में जो इतिहासकार सीवी कौन थे? सीवी वैद्य। कौन? इतिहासकार सीवी वैद्य थे। उन्होंने क्या इनकी तुलना, किनकी तुलना? बप्पा राउल की तुलना, यानी कि बप्पा राउल की तुलना किससे की? चार्ल्स मार्टेल, चार्ल्स मार्टेल से की, जो फ्रांसीसी सेना का क्या था? सेनापति था। कौन? चार्ल्स मार्टेल क्या था? फ्रांसीसी सेना का सेनापति था। उन्होंने क्या किया था? ये चार्ल्स मार्टेल ने कि जब मुसलमानों ने जब यूरोप पे आक्रमण किया था, तो मुसलमानों को पहली बार अगर किसी ने हराया था तो किसने हराया था? ध्यान रखना, चार्ल्स मार्टेल। यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुलना की गई है यहाँ पे। क्या की गई है? तुलना, यानी बप्पा राउल की तुलना किसके साथ की गई है? चार्ल्स मार्टेल के साथ में, क्योंकि उसने भी विदेशी सेना को कहाँ तक खदेड़ दिया? सिंध तक खदेड़ा ना। इधर चार्ल्स मार्टेल ने भी जब मुसलमानों ने यूरोप पे आक्रमण किया तो उनको हरा के बाहर खदेड़ दिया। इसीलिए इतिहासकार किसने? याद रखना, इतिहासकार का नाम भी पूछ सकता है, सीवी वैद्य ने कहा है ये। चलो मैं आपको एक बार इसका दोहरान करा देता हूं कि बप्पा राउल जो हैं, मतलब वीर विनोद के रचनाकार कौन थे? श्यामल दास। यानी वीर विनोद की रचना की श्यामल दास ने। वो भी बताते हैं कि बप्पा एक उपाधि है। और फिर चित्तौड़ के शासक मानमोरी की सेवा में एक ऐसी मान्यता है, एक ऐसी मतलब मान्यता है, ये कहानी है जो भी है, ऐसा मानते हैं कि कौन मानते हैं? सीवी वैद्य कि चित्तौड़ के शासक मानमोरी थे और ये बप्पा राउल क्या थे? उनकी सेवा में थे। और जब उनकी सेवा में होंगे तो उनके लिए तो काम करते हैं भाई, दूसरे के लिए तो करते ही नहीं है, उन्हीं के लिए काम करते हैं। और जब उन्होंने चुनौती दी, जब विदेशी सेना ने ललकारा युद्ध के लिए, तो जो मानमोरी वहाँ के शासक थे वो तो तैयार नहीं हुए लड़ने के लिए। जब वो तैयार नहीं हुए तो उनकी चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि ये एक प्रतापी शासक थे। कौन? बप्पा राउल एक प्रतापी शासक थे, एक तेजस्वी और प्रतापी और पराक्रमी शासक थे। तो उन्होंने चुनौती को स्वीकार कर लिया और चुनौती को स्वीकार करके विदेशी जो सेना थी, विदेशी सेना को सिंध तक खदेड़ दिया। इसी कारण इतिहासकार सीवी वैद्य इनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से करते हैं और बताते हैं कि जिस प्रकार चार्ल्स मार्टेल ने मुसलमानों को यूरोप से खदेड़ा था, यानी पहली बार अगर मुसलमानों को किसने हराया था तो किसने हराया था? चार्ल्स मार्टेल ने। तो उसी प्रकार भाई खदेड़ दिया था, मुसलमानों को हराया था। उसी प्रकार बप्पा राउल ने, किसने? बप्पा राउल ने उसी प्रकार जब विदेशी सेना को सिंध तक खदेड़ दिया। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ताकि औरों का भी भला हो सके। आपका ही क्यों भाई, औरों का भी तो भला होना चाहिए ना, आपका ही नहीं औरों का भी तो भला हो। और अगर मैंने कोई ज़्यादा या अधिकता की हो तो उसके लिए सॉरी। हालांकि मैंने अपना पूरा 100% दिया है, पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के समझ में आए। मैं दिन ब दिन और अच्छा करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो इजी वे में समझ में आ जाए। मैंने शब्दों को तोड़ के बहुत इजी सरल भाषा में आपको समझाया है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।